Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, unit 3rd human health and disease का आज लेक्चर नंबर 16 या हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन वीडियो 16 है उस चैप्टर का, इस यूनिट का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। लास्ट क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को रीड किया जिसमें हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को रीड किया। हमने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में देखा कि जो बी लिम्फोसाइट्स है जब उनके साथ एंटीजन बाइंड होता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको फुल एक्टिवेशन के लिए हेल्पर टी सेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हेल्पर टी सेल है वो एक कमांडर है। वो एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है और साथ ही में बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करता है, यानी कि द एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स and the activation of cytotoxic T cell purely depends upon the helper T cell। इसलिए हमने helper T cell को नाम दिया commander of the immune system और acquired immune system। फिर हमने देखा कि जब एक हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल या हम एक सबस्टेंस की बात करेंगे जिसको हमने नाम दिया था एंटीजन, वो जब बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। बी लिम्फोसाइट पे एक रिसेप्टर है जिसका नाम है बीसीआर। तो जब ये एंटीजन उस बीसीआर के साथ बाइंड होता है, बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होता है, तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है। यहां से हेल्पर टी सेल सेक्रीट करती है साइटोकाइंस और वो साइटोकाइंस इस बी लिम्फोसाइट के अंदर जाके इस बी लिम्फोसाइट को पूरी तरह से फुल एक्टिवेट करती है, जिससे ये बी लिम्फोसाइट अंडर गोज क्लोनल सिलेक्शन या प्रोलिफरेशन, यानी कि ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट अब डिवीजन करती है, डिफरेंशिएशन करती है। उसको हमने नाम दिया था क्लोनल सिलेक्शन या प्रोलिफरेशन, दैट इज डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। यानी कि जो ये बी लिम्फोसाइट है जिसके साथ ये एंटीजन बाइंड हुआ और जिसको हेल्पर टी सेल ने दिए साइटोकाइंस, वो साइटोकाइंस इस बी लिम्फोसाइट के अंदर जाके उनने इस बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया। ये बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के लिए गई, जिसकी वजह से इस बी लिम्फोसाइट ने डिवीजन किया, डिफरेंशिएट हुई। इसने दो तरह के सेल्स बनाए, एक जिन्हें हमने नाम दिया था प्लाज्मा बी सेल्स और दूसरा जिन्हें हमने नाम दिया था मेमोरी बी सेल्स। तो जो प्लाज्मा बी सेल्स है उसने एंटीबॉडी सेक्रीट की और जो मेमोरी बी सेल्स है वो इस एंटीजन को याद रखते हैं नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए। यानी कि अगर बॉडी में फिर से ये एंटीजन आ गया तो ये मेमोरी बी सेल डायरेक्टली उस एंटीजन के साथ बाइंड होगी, डिफरेंशिएट होगी, क्लोनल सिलेक्शन करेगी, प्रोलिफरेशन करेगी, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन करेगी और फिर से बनाएगी प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। सो दैट मीन्स जो ये प्लाज्मा बी सेल्स है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और वो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड होकर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास तक पढ़ी है। तो आज की क्लास में हम रीड करेंगे कि क्या होता है एंटीजन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किससे हम कहेंगे एंटीजन, क्या है डेफिनेशन ऑफ एंटीजन, और हम देखेंगे कि व्हाट इज एंटीबॉडी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। उसके बाद हम देखेंगे कि एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कैसे करता है, यानी कि हाउ एंटीबॉडी एलिमिनेट्स एंटीजन या व्हाट एंटीबॉडी डज टू सो दैट एंटीजन विल बी एलिमिनेटेड, जिसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी और उसके बाद हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज एंटीजन। पहले हम देखेंगे एंटीजन का स्ट्रक्चर कि व्हाट एंटीजन इज। देखिए सिंपल टर्म्स में एंटीजन दो चीजों का बना है। एंटीजन में दो चीजें हैं, एक होता है एंटी, फर्स्ट वन इज एंटी, इट मीन्स एंटीबॉडीज, इट मीन्स एंटीबॉडीज। सो एंटीजन जो है इसमें दो चीजें होती है, दो वर्ड्स होते हैं। पहला है एंटी, एंटी मीन्स एंटीबॉडीज, देन वी हैव टू से जेन। Gen means to generate.
जनरेट, यानी कि वो केमिकल सबस्टेंस, दोज chemical substances, those chemical substances which induce plasma B cells, which induce plasma B cells to produce antibodies. So वो chemicals, those chemical substances which induces plasma B cells to produce antibodies, उन्हीं को हम कहते हैं एंटीजन. सो एंटीजन एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है, एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा चीज है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएगा, यानी कि जो प्लाज्मा बी सेल को मजबूर करेगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए. यानी कि प्लाज्मा बी सेल्स तभी एंटीबॉडीज बनाएंगे जब उनके साथ कौन बाइंड होगा? एंटीजन. ये पॉइंट नंबर 1 है. जो एंटीजन है ये क्या हो सकता है? ये एक पॉलीसेकेराइड हो सकता है प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के वॉल पे पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स, वो हो सकते हैं. बैक्टीरिया खुद हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो सकता है, हेलमिंथीज हो सकते हैं, इवन पोलन्स हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, इवन एग वाइट. बहुत सारे लोगों को जो है एग डाइजेस्ट नहीं होता है, एग जो उनको मतलब एग उनके लिए एलर्जिक है, एग उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो एग वाइट भी हो सकती है. यह है जिन्हें हम कह सकते हैं एंटीजन. तो दैट मींस वो केमिकल सबस्टेंस जो इंड्यूस करेंगे प्लाज्मा बी सेल से एंटीबॉडीज बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं एंटीजन. और एंटीजन जो है ये पॉलीसेकेराइड हो सकता है, ये एक प्रोटीन भी हो सकता है, ये पाया जाता है बैक्टीरिया पे, प्रोटोजोआ, वायरस, हेलमिंथीज, पोलन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और एग वाइट भी हो सकता है. जो एंटीजन है इसके मतलब एक और पॉइंट है, कहते हैं एक डेफिनेशन है कि एंटीजन को हम तभी कह सकते हैं, हम इन टर्म्स ऑफ इम्यूनोलॉजी में हम किसे कह सकते हैं एंटीजन? अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी कि एंटीजन उसी को कह सकते हैं जिसे इम्यूनोजेनिसिटी होगी एंड रिएक्टिविटी होगी. यानी कि वही कहलाया जा सकता है. नो डाउट हमने यहां पे डेफिनेशन में लिखा कि जो इंड्यूस करेगा एंटीबॉडीज बनाना, यानी कि जो मजबूर करेगा प्लाज्मा बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए. लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये भी है इम्यूनोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो केमिकल सबस्टेंस जिन्हें इम्यूनोजेनिसिटी और रिएक्टिविटी हो सकती है. नाउ क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी? इम्यूनोजेनिसिटी मींस टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि वो केमिकल सबस्टेंस जो बॉडी में सिम्टम क्रिएट करवाएगा, वो सबस्टेंस जो बॉडी में एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करेगा. सपोज हमारे बॉडी में कभी कोई पोलन ग्रेन या कोई पैथोजन बॉडी में दाखिल हो जाता है और उससे क्या है, हमारी बॉडी में फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं. दिस इज इम्यूनोजेनिसिटी. मींस कि ये सबस्टेंस जो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, इसने इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन किया, इसने कुछ ऐसी छेड़खानी की हमारे इम्यून सिस्टम के साथ जिससे हमारे बॉडी में रिएक्शन हो गई. इससे हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी. और रिएक्टिविटी क्या है? उसके बाद जो हमारे बॉडी में WBCs है, जो हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, उसे इस एंटीजन के साथ क्या करना होगा? रिएक्शन. या हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीजन है जब ये हमारे बॉडी में दाखिल होगा, यह हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक रिएक्शन करेगा, यह हमारी बॉडी में एक
इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करेगा, उसके बाद इसे हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम के साथ रिएक्शन करना होगा. सो दैट शोज रिएक्शन विद द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी. डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी यानी कि उससे हमारी बॉडी के साथ क्या करना होगा, रिएक्शन, उससे हमारी डिफेंस सिस्टम के साथ रिएक्शन करना होगा. सो ओनली दो सबस्टेंस आर नोन एज एंटीजेंस विच हैव इम्यूनोजेनिसिटी एज वेल एज रिएक्टिविटी. ये हम अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी के हिसाब टर्म के जो है सब्जेक्ट के हिसाब से डेफिनेशन दे रहे हैं. तो इम्यूनोजेनिसिटी मींस वो केमिकल्स जो हमारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, जो हमारे बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन जनरेट करेंगे, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ फीवर हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हो, या कोई भी बॉडी में जो रिएक्शन होगा, या कोई ऐसी रिएक्शन हमारी बॉडी में होगी जिससे हमें पता चलेगा कि समथिंग इज बैड, कुछ ठीक नहीं है हमारी बॉडी के साथ, हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, तो हम मजबूर हो रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए. तो दैट मीन्स जब हमारे बॉडी में एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के इमीडिएटली के बाद ये जो एंटीजन है इसे हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ, उसे हमारे डब्ल्यूबीसी के साथ एक वॉर करना होगा. फिर उस वॉर में आइदर द डिफेंस सिस्टम विल एलिमिनेट द एंटीजन और एंटीजन विल डिस्ट्रॉय द डिफेंस सिस्टम. दो चीजें हो सकती है. तो एंटीजन को होना चाहिए इम्यूनोजेनिसिटी एज वेल एज रिएक्टिविटी. वो एंटीजन, those antigens which have only immunogenicity but no reactivity, यानी कि कुछ एंटीजन लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में आके हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स तो जनरेट करते हैं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम होता है कि वो हमारी डब्ल्यूबीसीज के नजर में नहीं आ पाते हैं, वो हमारी डिफेंस सिस्टम के नजर में नहीं आते हैं, वो हमारी डिफेंस सिस्टम के साथ रिएक्शन नहीं करते. यानी कि उन्होंने तो हमारी बॉडी के अंदर छेड़खानी की लेकिन रिएक्शन नहीं कर पाए. ऐसे एंटीजन को हम बोलते हैं हेप्टन, HAPTEN, हेप्टन. नाउ व्हाट इज हेप्टन? हेप्टन ऐसा एक एंटीजन है विच हैज ओनली इम्यूनोजेनिसिटी बट नो रिएक्टिविटी. ओनली immunogenicity, only immunogenicity but no reactivity. इन्हें रिएक्टिविटी नहीं है. इज इट क्लियर? सो ये एंटीजेंस के बारे में. सो एंटीजन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर दो सबस्टेंस व्हिच जनरेट्स एंटीबॉडीज. क्योंकि खुद एंटीजन दो वर्ड्स का बना है, एंटी एंड जेन. जो एंटी है इट मींस एंटीबॉडीज, जेन मींस टू जनरेट. सो वो केमिकल सबस्टेंस जो इंड्यूस करेंगे प्लाज्मा बी सेल्स को ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके. तो एक एंटीजन जो है ये पॉलीसेकेराइड हो सकता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, हेलमिंथेस, पोलन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एग व्हाइट एटसेट्रा. ठीक है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएंगे. लेकिन अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी एंटीजन को होना चाहिए इम्यूनोजेनिसिटी as well as reactivity. What do you mean by immunogenicity? Which can generate immune response. And what is reactivity? After generate the immune response, इस एंटीजन को हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ रिएक्शन करना होगा तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी. अब अगर किसी एंटीजन को सिर्फ इम्यूनोजेनिसिटी होगी लेकिन कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होगी, we call such substance as haptens. Is that clear? That was all about the antigen. अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज. Now, जो एंटीबॉडीज है, व्हाट आर एक्चुअली एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं, या हम सिंपली कहते हैं दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ये वो प्रोटीन्स है जिन्हें प्लाज्मा बी सेल्स बनाते हैं अगेंस्ट द एंटीजन. यानी कि जब एक एंटीजन बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होगा और उसके बाद वो बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होगी प्लाज्मा बी सेल्स, और वो प्लाज्मा बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज. नाउ we will see what are antibodies. Antibodies. Antibodies are the globular proteins.
इनकी जो शेप है दैट्स ग्लोब्यूलर, और द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, antibodies are the globular proteins which are produced by the plasma B cell, again is the antigen, यानी कि जब प्लाज्मा बी सेल के साथ एक एंटीजन बाइंड हुआ तब जाके उसने प्लाज्मा बी सेल से क्या प्रोड्यूस किए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिनको हमने नाम क्या दिया, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को हम एक और नाम देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और ये गामा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, गामा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ये कहां पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। गामा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, इन्हें हमने एक और नाम दिया इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, बिकॉज दे प्ले रोल इन इम्यून सिस्टम, हेंस आर नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। जो एंटीबॉडीज है ये बने हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिनमें 2 चेन्स आर हैवी, उन्हें हम बोलते हैं 2 हैवी चेन्स, या हम लिखते हैं उनको H2। हैवी हियर मींस इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाइट होते हैं, 2 और लाइट चेन्स, इन्हें हम L2 से कहते हैं। सो 2 चेन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उन्हें हम लाइट चेन्स कहते हैं, और 2 चेन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उन्हें हम हैवी चेन्स कहते हैं। सिंपली हम इनको लिखते हैं एज H2L2, यानी कि 2 चेन्स हैवी एंड 2 चेन्स लाइट। क्लियर? तो एंटीबॉडीज जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम देखेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और एक और पॉइंट यहां देखें कि ये जो हैवी चेन्स या लाइट चेन्स है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि हैवी और लाइट, बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स और ज्वाइंट विद ईच अदर, by disulfide bonds। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, देन फिर हम और इनके बारे में लिखेंगे, यानी कि वी विल राइट मोर ऑन देम। एंटीबॉडीज में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 हैवी है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और 2 लाइट है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ध्यान से देखिए, यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। ये इसकी एक और चेन है, लाइट चेन, ये एक और चेन है,
अब ध्यान से देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाई, रफली डायग्राम, कार्टून डायग्राम हमने बनाई एंटीबॉडीज की। तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो पहले हम याद रखिए एक पॉइंट है कि एंटीबॉडी जो है इट्स वाई शेप्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक चेन है, ये एक है, ये 2 लाइट चेन्स है, और ये 2 है, इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम एक एंटीबॉडी जो है, इसमें हम पहले ध्यान से देखिए, हम इस वाले हैवी चेन की 4 फ्रेगमेंट्स करते हैं। 1 ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, इसके 4 रीजन्स हैं। तो इसी तरह हम इसके भी रीजन्स करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो ये वाले रीजन है 1 2 और 3, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। यानी कि जो ये पॉलीपेप्टाइड है, जो ये हैवी चेन है, ये हर एक एंटीबॉडी में क्या रहेंगे, कांस्टेंट। यानी कि इनके जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है और द टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। सो ये वाला रीजन, इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, कांस्टेंट हैवी चेन। ये भी है कांस्टेंट हैवी चेन, और ये भी है कांस्टेंट हैवी चेन। इसे हम कहेंगे वेरिएबल हैवी चेन। यानी कि ये वाला पार्ट हैवी चेन का वेरी करेगा, इट विल वेरी फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर। सो फिर से ध्यान से देखिए, ये एक एंटीबॉडी का हैवी चेन है। इस तरह यहां से भी इसके 4 रीजन मैंने किए, 1 2 3 और 4। जो 3 रीजन है वो कांस्टेंट है, वो हर एक एंटीबॉडी में सेम होते हैं, लेकिन जो वेरी करेगा उसे हमने नाम दिया वेरिएबल हैवी चेन। इसी तरह ये वाला पार्ट, इसे ये वेरी करता है, इसे बोलेंगे वेरिएबल लाइट चेन। और ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट लाइट चेन। यहां भी ऐसा ही होगा, वेरिएबल लाइट चेन एंड कांस्टेंट लाइट चेन। दिस इज variable heavy chain, this is constant heavy chain, this is constant heavy chain, and this is constant heavy chain। तो आप देखिए, हमने हैवी चेन के 4 रीजन्स किए, 4 पार्ट्स किए। 4 पार्ट्स में 3 पार्ट ऐसे हैं जो कांस्टेंट है, और 1 पार्ट ऐसा है जो हैवी है, ठीक है, आई मीन सॉरी, जो वेरिएबल है, ठीक है। तो सेम हैपनिंग हियर, यहां भी 1 पार्ट जो है वेरिएबल है। अब यहां पे एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, ये पार्ट यहां भी दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पे हम लिखेंगे, यह है कांस्टेंट लाइट चेन, यह है वेरिएबल लाइट चेन। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो कांस्टेंट हैवी चेन है, ये वाला रीजन,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है एंटीबॉडी का। अब ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ कांस्टेंट रीजन्स आते हैं, कांस्टेंट हैवी चेन, कांस्टेंट हैवी चेन, कांस्टेंट हैवी चेन, कांस्टेंट लाइट चेन, कांस्टेंट लाइट चेन, कांस्टेंट हैवी चेन, कांस्टेंट हैवी चेन, कांस्टेंट हैवी चेन। इसे हम बोलते हैं एफसी पार्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? एफसी। व्हाट डू यू मीन बाय एफसी? क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। यानी कि ये वाला पार्ट वो है एंटीबॉडी का जो क्रिस्टलाइज हो सकता है। एक्चुअली क्या है, एंटीबॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एंटीबॉडी को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। हम एक एंटीबॉडी को क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम उसमें डालते हैं एक एंजाइम, इसका नाम है पेपाइन। पेपाइन एक एंजाइम है, वो इसमें हम डालते हैं जब लैब में यूज करते हैं। तो जब हमने इसमें एक एंजाइम डाला पेपाइन, व्हाट हैपन, जो ये एंटीबॉडी है ये दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक वो पार्ट जो सिर्फ कांस्टेंट चेन्स का बना है, इसको हमने नाम दिया एफसी या क्रिस्टलाइजिंग फ्रेगमेंट। और दूसरा पार्ट, ये देखिए दूसरा पार्ट, इसे हम नाम देते हैं, यहां मैं लिखता हूं, इसे हम नाम देते हैं फैब। फैब क्या है फुल फॉर्म फैब का? एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, यानी कि ये वो पार्ट है एंटीबॉडी का जहां पे कौन बाइंड हो सकता है? एंटीजन बाइंड हो सकता है। सो इस तरह एंटीबॉडी को जब हम ट्रीट करते हैं एक एंजाइम के साथ जिसका नाम है पेपाइन, उसने एंटीबॉडी को दो हिस्सों में ब्रेक किया। एक वो पार्ट जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हैवी और कांस्टेंट लाइट चेन का बना है, और दूसरा वो पार्ट जो वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट चेन का बना है। जो कांस्टेंट हैवी और कांस्टेंट लाइट चेन का पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट या एफसी पार्ट, और जो वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट चेन का बना है उसे हम बोलते हैं फैब या एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। यानी कि जो फैब होता है, अब देखिए ये है, ये सारा एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है, इस सारे पार्ट पे एंटीजन बाइंड होगा। लेकिन आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये जो फैब है, ये वाला पॉइंट है, ये एक्चुअल पॉइंट है जहां पे एंटीजन बाइंड होगा। तो इसके लिए एक अलग सी डायग्राम दिखाता हूं आपको बेटा, यहां ध्यान से देखिए। दिस इज लाइट चेन, यह लाइट चेन है। ये वाली हैवी चेन है, ठीक है। सो आई विल राइट हियर वेरिएबल हैवी चेन, वेरिएबल लाइट चेन। अब ध्यान से देखिए, यहां से एक एंटीजन आता है, ये देखिए यहां से एक एंटीजन आ गया, वो इस पार्ट में बाइंड हो गया। ये देखिए, ये एंटीजन है। सो एंटीजन बाइंड हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एंटीजन, मैं यहां पे लिखता हूं, ये एंटीजन है, ये होल एंटीजन, एजी मींस एंटीजन। लेकिन आप देखिए एंटीजन का जो पार्ट, ये खाली ये पार्ट जो बाइंड हुआ इसमें, इस सैक में, इस पॉइंट में जो एंटीजन का पार्ट बाइंड हुआ उसे हम बोलते हैं एपिटोप। सो आई विल राइट इट हियर, एपिटोप। क्या होता है एपिटोप? एपिटोप एक्चुअली एंटीजन का वो पार्ट है जो एंटीबॉडी के सैक या बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है। सो एपिटोप जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ एंटीजन, part of antigen which binds at fab.
एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट पे, जिस जगह पे जो पार्ट है पूरा आप देखिए ये वाला एंटीजन है, ये एंटीजन का वो पार्ट है जो बाइंड होता है। तो एंटीजन का वो पार्ट, खाली ये जान दी, जो एंटीबॉडी जो फैब के साथ बाइंड होगा, एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, उसको हमने नाम क्या दिया, एपिटोप। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एपिटोप जहां पे बाइंड होता है, फैब का वो पार्ट, ये ना ये सैक लाइक, ये वाला जो सैक लाइक है, ये तो पूरा फैब है, लेकिन फैब में ये वाला पॉइंट है जहां पे एंटीजन बाइंड होता है, एपिटोप बाइंड होता है, इसे हम बोलते हैं पैराटोप। सो आई विल राइट इट हियर, पैराटोप। क्या होता है पैराटोप? एपिटोप जो है ये होता है एंटीजन पे, पैराटोप जो होता है ये होता है एंटीबॉडी पे। तो पैराटोप इज दैट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी while epitope binds, while epitope binds। तो एपिटोप जहां पे बाइंड होगा उसे बोलते हैं पैराटोप, यानी कि पैराटोप एक जगह है एंटीबॉडी पे, पैराटोप फैब पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एंटीजन बाइंड होगा। तो आप देखिए ये सारा पार्ट जो है ये एक्चुअली फैब है, लेकिन इस फैब में वो फिक्स्ड पोजीशन, वो पॉइंट जहां पे एंटीजन का एपिटोप बाइंड होगा। तो पूरा एंटीजन बाइंड नहीं होता है, एंटीजन का एक पार्ट बाइंड होता है, वी कॉल दैट पार्ट एज एपिटोप। और पूरे एंटीबॉडी पे बाइंड नहीं होता, उस पार्ट पे बाइंड होता है जिसको हम नाम देते हैं पैराटोप। अब ध्यान से देखिए बेटा, दो चेन्स जो है हैवी चेन्स दो है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहां भी ध्यान से देखिए, ये जो दो ये हैवी जो लाइट चेन है ये भी एक दूसरे के साथ बाइंड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हिंज रीजन, HINGEREGION, हिंज रीजन। यानी कि हिंज रीजन क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है बिटवीन द टू हैवी चेन्स, जहां पे दो हैवी चेन्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां पे दो हैवी चेन्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एक और पॉइंट है, जो ये हैवी चेन्स है ये 5 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने, यानी कि जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें 5 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। कौन कौन सा, आई विल राइट इट हियर, 5 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन कौन सा, देखिए अल्फा चेन हो सकती है, गामा चेन हो सकती है, डेल्टा चेन हो सकती है, एप्सिलॉन चेन हो सकती है, या म्यू पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। सो दैट मीन्स जो एंटीबॉडी का हैवी चेन है ये 5 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है, या तो इसमें अल्फा चेन होगी, या तो इसमें डेल्टा चेन होगी, या इसमें गामा चेन होगी, या इसमें एप्सिलॉन या म्यू चेन होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस 5 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो 5 तरह के पॉलीपेप्टाइड हैवी चेन्स है, जो एंटीबॉडीज है ये 5 तरह के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें अल्फा चेन होगी इसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसमें गामा चेन होगी इसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसमें डेल्टा चेन होगी इसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन डी, जिसमें एप्सिलॉन चेन होगी इसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई, और जिसमें म्यू चेन होगी उसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन एम। इसी तरह जो लाइट चेन है इसमें 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। लाइट चेन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक है लैम्डा और दूसरा है कापा, लैम्डा एंड कापा। यानी कि जो लाइट चेन है इसमें 2 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, या लैम्डा या फिर कापा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हम देखेंगे ये 5 तरह के एंटीबॉडीज क्या है, इनके फंक्शन, और आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। और जब एंटीजन इस तरह फिक्स होता है, देखिए ये एंटीजन आ गया, एंटीबॉडी के साथ फिक्स हो गया, और जब ये एंटीबॉडी के साथ बंद हो गया, फिक्स हो गया, ये किस तरीके से हमारे इम्यून रिएक्शंस जनरेट करते हैं। सो नाउ वी विल सी फर्स्ट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, then we will see the function of antibodies.
हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। पहले हम ध्यान से देखिए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई। गैम्ड क्यों मैंने इस तरह लिखा, ध्यान से देखिए, मैंने एक्चुअली वेट के हिसाब, टोटल क्वांटिटी के हिसाब से देखा। जो इम्यूनोग्लोबिन जी है, इसमें कौन सी हैवी चेन है, गामा चेन है। इसमें कौन सा है, सॉरी अल्फा, अल्फा चेन है। इसमें कौन सी चेन है, म्यू चेन है। इसमें कौन सी चेन है, डेल्टा चेन है। और इसमें कौन सी चेन है, एप्सिलॉन। ठीक है, ये पहला। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो इम्यूनोग्लोबिन जी है, ये सबसे ज्यादा है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में 70 to 85%। ठीक है, जो अल्फा है ये 10 to 15% है। जो म्यू है ये 7% है। जो डेल्टा है ये, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन डी जो है ये लेस देन 1% है। और जो एप्सिलॉन है ये 0.5% है। अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये इंक की जो इस मार्कर की इंक है, दैट्स एलर्जिक टू माय नोज। नाउ तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो हमारे ब्लड में है वो इम्यूनोग्लोबिन जी। अब ध्यान से सुनिए, इम्यूनोग्लोबिन जो है ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा, क्रॉसेस प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है वो प्रोड्यूस करती है इम्यूनोग्लोबिन जी, और वो इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा, और वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसमें मैंने 3 स्टार दिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन ए के बारे में, जो इम्यूनोग्लोबिन ए है ये पास ऑन होता है कहां, ये पास ऑन होता है जब जो न्यू बॉर्न बेबीज है, जब वो मां का दूध पीते हैं, तो जो मां का गाढ़ा दूध होता है कोलेस्ट्रम, उस कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। ये पाया जाता है कोलेस्ट्रम में, पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई विल गिव इट टू 3 स्टार क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ध्यान से देखिए, जब मां प्रेग्नेंट होती है तो मां प्रोड्यूस करती है बल्क, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन जी बहुत ज्यादा है तो ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा और बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देता है। आगे क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हम कहते हैं जब एक बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाएगी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, बल्कि वो किसी और से एंटीबॉडी लेती है। सपोज एक फीटस है, उसने भी किसी एंटीजन के साथ रिएक्शन नहीं किया तो उसके अंदर भी एंटीबॉडीज नहीं बनी। अब मां ने उसको एंटीबॉडीज दिए वाया अम्बिलिकल कॉर्ड या थ्रू प्लेसेंटा। तो जब मां देती है एंटीबॉडीज बच्चे को तो बच्चे के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है। दैट इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि जो फीटस है वो खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाता है बल्कि उसे मां से मिलते हैं। इसी तरह जब बच्चे की न्यूबॉर्न यानी कि जब बच्चा विलादत होती है, पैदाइश होती है, जब बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जब वो अपनी मां का दूध पीते हैं तो मां के दूध में एक तो खाना होता ही है, वो एज ए लैक्टोज होता है, आयन्स होता है, वाटर होता है एटसेट्रा, वो तो उनके लिए फूड है, लेकिन साथ ही में उस मिल्क में एक एंटीबॉडी होता है, इसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन ए। तो
इम्यूनोग्लोबिन एक बच्चे को मिला इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, तो बच्चे को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। सो वो इम्यूनिटी जो डेवलप होगी ड्यू टू एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज किसके, किसी और के एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज, वो खुद नहीं बनाता है ऑर्गेनिज्म, किसी और से लेता है, हम उस इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। आपने ध्यान से देखा होगा जब कोरोना वायरस का इंफेक्शन हुआ, कुछ लोग जो क्वारंटीन में रहने के बाद वो रिकवर हो गए, तो उनके बॉडीज में एंटीबॉडीज पैदा हुए अगेंस्ट दैट कोरोना वायरस। आपने फिर देखा होगा सोशल एप्स पे कि फलानी जगह पे हमें फलानी ब्लड ग्रुप का हमें चाहिए प्लाज्मा, क्यों, क्योंकि उसको कोरोना वायरस हुआ है, तो अगर किसी के पास होंगे, तो जब कोई पेशेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है डायरेक्ट ड्यू टू द इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद उसने प्रोड्यूस किए एंटीबॉडीज, या अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं उससे बनते हैं बॉडी में एंटीबॉडीज, इसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि यहां पे बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट द पैथोजन, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये हम आगे चलकर फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इम्यूनोग्लोबिन एम। जो इम्यूनोग्लोबिन एम है, इसके मुताबिक एक पॉइंट याद रखें, ये पेंटामेरिक है, पेंटामेरिक, यानी कि एट ए टाइम ये 10 एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है, बिल्कुल पहलवान है, ये सबसे ज्यादा एंटीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। इम्यूनोग्लोबिन डी, इसमें डेल्टा चेन है, ये सबसे कम पाया जाता है। अब इम्यूनोग्लोबिन ई जो है, ये रोल अदा करता है हमें एलर्जी में, जो एलर्जी होती है बॉडी में उसमें वो रोल अदा करता है, यानी कि हमारी बॉडी में बेसोफिल्स होते हैं, तो बेसोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामीन्स, तो हिस्टामीन्स वासोडायलेशन करते हैं, हमारी बॉडी में रिएक्शन करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। तो जो बेसोफिल्स होते हैं उनके सरफेस पे जो एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, वो इम्यूनोग्लोबिन ई है। तो इम्यूनोग्लोबिन ई एलर्जिक रिएक्शन रोल अदा करता है और वर्क्स अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। जो बॉडी में हेलमिंथीज होते हैं, वर्म्स होते हैं, लाइक प्लेट हेलमिंथीज, निमेट हेलमिंथीज, उनके खिलाफ इम्यूनोग्लोबिन ई काम करता है। इन तीनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं यहां डिटेल में नहीं लिखूंगा कि व्हाट इज ए, व्हाट इज जी, इनके बारे में हम और पढ़ेंगे किस तरह काम करते हैं, लेकिन यहां पे मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव हम नीड पॉइंट्स बोले। एक ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, इम्यूनोग्लोबिन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट कोलोस्ट्रम, दैट्स इम्यूनोग्लोबिन ए, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्लेज अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन और प्ले रोल अगेंस्ट द वर्म्स, वो है इम्यूनोग्लोबिन ई। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, या हम क्या कहेंगे, जब एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि when एंटीजन बाइंड्स विद द एंटीबॉडी, इसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इससे क्या होता है? सो टॉपिक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एजी एंटीजन डैश एंटीबॉडी, ए मींस एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। देखिए, जब एंटीजन बाइंड होगा एंटीबॉडी के साथ, यानी कि जब एंटीजन का एपिटोप बाइंड होगा एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ, तो एक रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन में क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि व्हेन एंटीजन बाइंड्स विद एंटीबॉडी, तो एक एंटीजन जो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, इससे बिल्कुल कमजोर किया जाता है, इसकी ताकत को तोड़ दिया जाता है। इसकी जो ताकत है, एफिशिएंसी है इन्फेक्शन करने की, डिजीज क्रिएट करने की, अपने आप को मनवाने की, उस ताकत को कम किया जाता है। सो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन जब जो ही बॉडी में दाखिल होता है, यह बड़ा खतरनाक गुस्सेला होता है, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाने के मूड में है, लेकिन जो ही एंटीबॉडी आ गया, उसने एंटीजन के साथ रिएक्शन किया, एंटीजन की जो एक्टिविटी है, एंटीजन की जो ताकत है, जो पावर है, वो कमजोर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, ध्यान से देखिए, जब मिसमैच वाला ब्लड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो इट, सपोज ये है आरबीसीज, दीज आर आरबीसीज। वी नो इट वेरी वेल कि जो आरबीसीज होते हैं उनके सरफेस पे क्या होते हैं? एंटीजन्स होते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा लोअर क्लास से। तो ये आरबीसीज है,
इस पे ये एंटीजेंस पाए जाते हैं, ये एंटीजेंस है। These are the antigens। ये एंटीजन जो है आरबीसी पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, उसके सरफेस पे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन होगा वो एंटीजन ए होगा, क्योंकि जिसके पास एंटीजन ए है मींस उसका ब्लड ग्रुप ए है। सपोज ये एंटीजन ए है, एंटीजन ए है। अब मिसमैच हो गया, गलती से डिफरेंट ब्लड ग्रुप चला गया। ये ब्लड ग्रुप ए था, अब कौन सा ब्लड ग्रुप दिया गया? बी दिया गया। तो जब ब्लड ग्रुप बी दिया गया, ब्लड ग्रुप बी, जो ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीबॉडीज होते हैं, किसके खिलाफ? एंटीजन ए के खिलाफ। तो जब एक इंसान का जिसका ब्लड ग्रुप ए है मींस उसके पास एंटीजन ए है, उसे जब ब्लड ग्रुप बी दिया गया तो जो ब्लड ग्रुप बी है उसके बॉडी में, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीजन ए के खिलाफ होते हैं। तो वो एंटीजन आते हैं, ध्यान से देखिए वो एंटीजन क्या करते हैं, ये आ गया एंटीबॉडी, ठीक है, वो इस एंटीजन ए के साथ बाइंड हो जाते, क्लम्प हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप बी वाला है इसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज होते हैं दे आर अगेंस्ट द ए। नाउ गलती से जो हमें ब्लड चढ़ाना था वो चढ़ाना था ए, लेकिन हमने गलती से कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया? बी चढ़ाया। तो जो ब्लड ग्रुप बी वाला है उसके पास जो एंटीबॉडीज है वो है ए के खिलाफ, तो वो क्या करते हैं? वो आरबीसी के ए के साथ बाइंड होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज आते हैं, इस ब्लड ग्रुप बी वाले के एंटीबॉडीज आते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं? इस एंटीजन ए के साथ। तो जब वो इस एंटीजन ए के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्लम्पिंग करते हैं, एक ही जगह इनको एक जमा, मतलब एक ही जगह पे इनको सारे आरबीसी को एक ही जगह पे जमा करते हैं, इनको क्लम्प करते हैं, इनको कोगुलेट करते हैं, एक ही जगह पे इनको क्लॉट बनाते हैं, इनका एक मैस बनाते हैं। तो ये सारे आरबीसी जो एक ही जगह पे बंद हो जाते हैं। तो जब ये सारे आरबीसी एक ही जगह पे बंद हो जाते हैं, क्लम्प हो जाते हैं, फिर फैगोस्टिक सेल्स आते हैं, वो इन आरबीसी को खाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो ये कब होता है? व्हेन देयर इज अ मिसमैच। Right, occurs during mismatch blood transfusion। जब मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तब एग्लूटिनेशन होती है। इज दैट क्लियर? ये दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप, we'll write it here। थर्ड स्टेप है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, या चलिए मैं एक रिएक्शन यहां पे लिखता हूं, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला कि हमारे ब्लड में ऑलमोस्ट 52 टाइप्स के कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन। ये सारे कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्चुअली लिवर बनाता है और ये इनएक्टिव होते हैं। ये हमारे ब्लड में तो होते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। तो जब ये कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बोला, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट किया जाता है। तो जब कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं ये बनाते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल एक ड्रिल मशीन की तरह होता है। तो ये इस पैथोजन के वॉल पे, बैक्टीरिया के वॉल पे ड्रिलिंग करते हैं, जिसे एक बड़ा सा छेद बनता है इस पैथोजन के वॉल पे। और क्या होता है? बॉडी बाहर का जो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इस पैथोजन के अंदर चला जाता है, जिसे पैथोजन स्वेल अप हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इससे पैथोजन की डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर? तो अब हम देखेंगे कुछ और फंक्शंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें एक है, सब बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस।
या हम सिंपली कह सकते हैं ऑप्सनाइजेशन। देखिए कभी क्या होता है ऑप्सनाइजेशन, ऑप्सनाइजेशन देखिए क्या होता है, कभी कोई बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल हो जाता है, कोई एंटीजन दाखिल हो जाता है, तो जो हमारे ब्लड के वैंडरिंग सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, फैगोस्टिक सेल्स है, वो इनको दिखाई नहीं दे पाते, या जो फैगोस्टिक सेल्स है उनको दिखाई नहीं देता है ये बैक्टीरिया, ये उनके उनके नजरों से ओझल हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं और बॉडी में इंफेक्शन करते हैं। सपोज यहां मैं दिखाता हूं, ये है बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, दिस इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड्स, एंटीजेंस। सपोज दीज आर द एंटीजेंस present on the surface of the bacteria. These are the antigens present on the surface of bacteria. अब देखिए जब ये बैक्टीरिया जो फैगोस्टिक सेल्स है, मैक्रोफेज है, उनकी नजरों से ओझल हो गया, यानी कि उनको दिखाई नहीं दिया, तो जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये आ गए यहां पे एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज इनके साथ रिएक्ट कर गई, एंटीबॉडीज इनके साथ एडहियर हो गई, ये देखिए एंटीबॉडीज ने पूरे एंटीजेंस के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। अब हर एक बैक्टीरिया के सारे एंटीजेंस पे एंटीबॉडी ने घेरा डाला, तो जब बैक्टीरिया के एंटीजेंस पे, बैक्टीरिया के एंटीजेंस पे, यानी कि बैक्टीरिया के एपिटोप पे, बैक्टीरिया के पॉलीसेकेराइड्स पे जब एंटीबॉडीज ने धावा बोल दिया, तो ये एंटीबॉडीज जो है ये एक बिल्कुल फ्लैग की तरह, यानी कि एक झंडा लहराते हैं, समझे आप, ये बिल्कुल झंडा लहराते हैं, ये एक सिग्नल देते हैं फैगोस्टिक सेल्स को, दैट कम हियर, हमने एक बड़ी सी जो है मछली को पकड़ा है, आइए इसको एंगल्फ कीजिए। तो अभी जब बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल हुआ था, तो जो फैगोस्टिक सेल्स है उनको दिखाई नहीं दिया था, बैक्टीरिया इस तरह बॉडी में दाखिल हुआ था कि जो फैगोस्टिक सेल्स है उनको ये दिखाई नहीं दे पाए, लेकिन जब एंटीबॉडीज ने इस बैक्टीरिया के एंटीजेंस के साथ रिएक्शन किया, तो इन एंटीबॉडीज ने एक सिग्नल जनरेट किया, उन्हें एक केमिकल प्रोड्यूस किया जिसका नाम है ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन्स। तो ये ऑप्सन एक सिग्नल जनरेट करते हैं, किन के लिए, फैगोस्टिक सेल्स के लिए। तो फैगोस्टिक सेल्स आते हैं और इसको क्या करते हैं, एंगल। सपोज यहां से मैक्रोफेज आ गई, अब मैक्रोफेज क्या करेगी, ये इस बैक्टीरिया को क्या करेगी, एंगल्फ, एंगल्फिंग, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो दैट मीन्स ऑप्सोनाइजेशन इज एक्चुअली एक ऐसी फैगोसाइटोसिस है जिसमें फैगोस्टिक सेल्स को एक्चुअली दिखता नहीं है एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी की मदद से वो फैगोस्टिक सेल्स को बोलते हैं कि यहां पे दुश्मन है, तो दैट मीन्स दे इनिशिएट और इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। गो दैट मीन्स जो फैगोसाइटोसिस नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि फैगोस्टिक सेल्स को नहीं दिखता है बैक्टीरिया, यह फैगोस्टिक सेल्स, जो फैगोस्टिक सेल है उसने बैक्टीरिया को नहीं देखा, उसको बैक्टीरिया दिखाई नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया ने फैगोसिस को धोखा दिया, चीट किया, बाईपास किया, तो यहां से एंटीबॉडीज आ गए, वो बैक्टीरिया के हर एक एंटीजन के साथ बाइंड हो गए और एक सिग्नल जनरेट की, किसके लिए, फैगोस्टिक सेल्स के लिए, कि आइए इनको आप एंगल्फ कीजिए, फैगोसाइटोसिस कीजिए। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्सनाइजेशन। सो दैट वाज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, की किस तरह एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके ये सब करता है। एक और है एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट क्लास में कि ये किलर्स होते हैं, ये किलर मशीन्स हैं, इनका काम है टू किल, जो भी इनके रास्ते इनको किल करना है, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं तो वो एक्टिवेट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक्टिवेट्स
किसे एक्टिवेट करते हैं? नेचुरल किलर सेल्स को। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी मिला, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ने नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट किया। तो नेचुरल किलर सेल्स ने क्या किया? जो भी बॉडी में एंटीजन है उनको डिस्ट्रॉय किया, या वायरल अफेक्टेड सेल्स जो है, जिन सेल्स को वायरस ने अफेक्ट किया उनको डिस्ट्रॉय किया, या जो सेल्स कैंसरस बन चुके हैं उन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक्टिवेट्स नेचुरल किलर सेल्स टू डिस्ट्रॉय किन्हें डिस्ट्रॉय करना है? टू डिस्ट्रॉय वायरस अफेक्टेड सेल्स, ठीक है, और कैंसरस सेल्स। जो बॉडी में कैंसरस सेल्स है या जिन बॉडी को वायरस ने अफेक्ट किया है उन सेल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दीज वर सम फंक्शंस एसोसिएटेड विद द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो इस तरह हमने पहले स्ट्रक्चर देखा एंटीजन का, उसके बाद एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने टाइप्स देखे एंटीबॉडीज के, अब हमने देखे एंटीबॉडी के फंक्शंस। अब हम एक और पॉइंट इसमें देखेंगे, वो हम देखेंगे डिटेल में कि हर किस एंटीबॉडी का क्या काम है और वह किस तरीके से फंक्शन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिटेल में ये जो एंटीबॉडीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, इनका क्या रोल है। पहले हम देखेंगे इसमें इम्यूनोग्लोबिन जी। ध्यान से देखिए, इम्यूनोग्लोबिन जी जो है इसकी जो कंसेंट्रेशन है 70 to 85%, ठीक है। सबसे पहला ये मोनोमेरिक फॉर्म है, मोनोमर है। इसकी डायग्राम में दिखाता हूं जो अभी मैंने दिखाई। ये है एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोमर। इस मोनोमर में 2 पैराटोप्स होते हैं, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। मोनोमर 2 पैराटोप्स, ठीक है। क्रॉस करता है प्लेसेंटा, क्रॉसेस प्लेसेंटा। क्या फंक्शन है? फंक्शन न्यूट्रलाइजेशन। ये एक तो काम करता है न्यूट्रलाइजेशन में, ऑप्सोनाइजेशन में काम करता है, और एक्टिवेट करता है कंप्लीमेंट सिस्टम। जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसे एक्टिवेट करता है। ये इसके फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबिन जी जो है ये मोनोमर है, 2 पैराटोप्स है इसके, यानी कि 2 एंटीजन बाइंड कर सकता है एक साथ। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा सबानी, क्रॉस प्लेसेंटा। और ये रोल अदा करता है न्यूट्रलाइजेशन में, ये आपको याद रखना होगी, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज देखिए, जो इम्यूनोग्लोबिन जी है, यानी कि जब पहली बार एंटीजन बॉडी में दाखिल होता है, याद रखिए जब एंटीजन बॉडी में दाखिल होता है तो जो दूसरा एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनता है वो इम्यूनोग्लोबिन जी है। यानी कि व्हेनेवर, जब भी पहली बार एंटीजन बॉडी में दाखिल होगा, जब भी पहली बार, तो फर्स्ट एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनता है वो इम्यूनोग्लोबिन एम होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम के बाद जो एंटीबॉडी बनता है वो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। यानी कि हम ये लिखेंगे इसमें कि इम्यूनोग्लोबिन जी प्लेज अ रोल इन सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है कि जब बॉडी में दाखिल होता है एंटीजन, तो जो पहला एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो होता है इम्यूनोग्लोबिन एम, लेकिन जो दूसरा एंटीबॉडी वहां पे फिर आता है उस पॉइंट ऑफ इंफेक्शन पे, वो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। और सबसे हाईएस्ट जो फिर रिएक्शन करता है वो इम्यूनोग्लोबिन जी है। इसका मैं यहां पे लिखता हूं एक पॉइंट, हाई टाइटर वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय टाइटर वैल्यू? टाइटर वैल्यू मीन्स कि सबसे ज्यादा कौन एंटीबॉडी होता है। देखिए, नो डाउट जब बॉडी में एंटीजन दाखिल होगा, पहला एंटीबॉडी जो वहां पे पहुंचेगा साइट ऑफ इंफेक्शन पे या जो प्रोड्यूस होगा वो इम्यूनोग्लोबिन एम होगा। तो इम्यूनोग्लोबिन जी उसके बाद आ जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार
ध्यान से, जब दूसरी बार हमारी बॉडी में एंटीजन दाखिल होगा, जो सबसे एंटीजन वहां पे रिएक्शन करेगा वो इम्यूनोग्लोबिन जी। इसलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, वहां पे मैं आपको डिटेल में बोलूंगा। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन, नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, इसमें अल्फा चेन तो पहले ही पता है, वो मैंने आपको बोला। ये होता है 10 to 15% इन द ब्लड। ठीक है, ये डाइमर होते हैं या डाइमेरिक, यानी कि 4 पैराटोप्स हैं, 4 पैराटोप्स। व्हाट आर दे, आई विल शो यू। ये देखिए, ये है, ये एक पैराटोप, ये दूसरा पैराटोप, ये थर्ड पैराटोप और ये फोर्थ। तो टोटल कितने पैराटोप्स है? 4। और इसमें एक जे चेन है जो इन 2 हैवी चेन्स को ज्वाइन करता है। सो वी कैन राइट 4 पैराटोप्स, जे चेन, ये है जे चेन जो 2 इनको बाइंड करके रखता है। इन्हें हम बोलते हैं, एक और नाम नोन एज सेक्रेटरी या सीरम एंटीबॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के सेक्रीशंस होते हैं, जैसे सलाइवा सेक्रीट होता है, हमारे आंसू सेक्रीट होता है, या फीमेल में जो मिल्क सेक्रीट होता है, ये उसमें पाया जाता है। सो ये वाला इम्यूनोग्लोबिन ए इज प्रेजेंट, इसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी या सीरम एंटीबॉडी, कॉज ये किसमें पाया जाता है? प्रेजेंट इन सीरम, सॉरी टीयर, सलाइवा या कोलेस्ट्रम। तो ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ये पॉइंट याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज नोन एज सेक्रेटरी एंटीबॉडी या सीरम एंटीबॉडी। वो कौन है? इम्यूनोग्लोबिन ए। या कौन सा एंटीबॉडी मां के मिल्क में पाया जाता है? दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। ये इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। इट प्लेज अ रोल इन न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन में रोल अदा करता है। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबिन एम। ये जो इम्यूनोग्लोबिन एम है, ये ऑलमोस्ट 7% है। ये पेंटामेरिक है। व्हाट डू यू मीन बाय पेंटामेरिक? ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इसका एक एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये दूसरा एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। टोटल इसके 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। पेंटामेरिक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। पेंटामेरिक 10 पैराटोप्स, यानी कि इसके साथ 10 एंटीजन बाइंड हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो एंटीबॉडी है, यानी कि जो फीटस है, जब मां के यूट्रस में पहली बार बेबी बनता है, तो जो पहला एंटीजन बनता है, जो पहला एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, वो यही होता है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन फीटल लाइफ, ये पूछा जाता है। तो जो फीटस होता है, उसकी जिंदगी में जो पहला एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोबिन
एम। ठीक है, और एक और याद रखिए, ये पहला एंटीबॉडी होता है जब किसी के बॉडी में पहली बार एंटीजन दाखिल होता है, जो पहला एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो यही होता है, फर्स्ट एंटीजन formed, first antigen formed, sorry, first antibody formed when antigen enters into the body। जब पहली बार एक एंटीजन एंटर होता है बॉडी में, तो जो पहला एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो है इम्यूनोग्लोबिन एम। किसमें रिएक्शन, किसमें हेल्प करता है, फंक्शन क्या है इसके, ये ऑप्सनाइजेशन और जो एग्लूटिनेशन है उसमें रोल अदा करता है, एग्लूटिनेशन, ऑप्सनाइजेशन एंड एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबिन डी। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन डी। कितना है इम्यूनोग्लोबिन डी, लेस देन 1%। ठीक है, ये मोनोमेरिक है, अगर मोनोमेरिक है ऐसे तो इसके दो ही पैराटोप्स है, पैराटोप्स मींस एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये देखिए ये एक है और ये दूसरा है, तो दो ही पैराटोप्स है, मोनोमेरिक 2 पैराटोप्स। रोल किसमें अदा करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में, न्यूट्रलाइजेशन में रोल अदा करता है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन डी के बाद आएगा और एक और पॉइंट्स के याद रखिए, इम्यूनोग्लोबिन डी प्रेजेंट ऑन द बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो बी लिम्फोसाइट है उस पे जो रिसेप्टर होता है वो यही इम्यूनोग्लोबिन डी होता है, या जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनके सरफेस पे इम्यूनोग्लोबिन डी पाया जाता है। तो यह भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन द बी लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो है इम्यूनोग्लोबिन डी। ये मोनोमेरिक है, इसके दो ही पैराटोप्स है। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन डी के बाद क्या आएगा, इम्यूनोग्लोबिन ई। जो इम्यूनोग्लोबिन ई है ये सिर्फ 0.5% है, ये भी मोनोमेरिक है, इसमें भी 2 पैराटोप्स होते हैं, लेकिन याद रखिए ये रोल अदा करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स ईसनोफिल्स को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसनोफिल्स को एक्टिवेट करता है और प्रोड्यूसेस हिस्टामीन फ्रॉम बेसोफिल्स, यानी कि बेसोफिल्स और जो मास्ट सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स और जो मास्ट सेल्स है उनसे जो हिस्टामीन प्रोड्यूस करवाता है ये इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इम्यूनोग्लोबिन ई जो है ये एलर्जिक रिएक्शन में रोल अदा करता है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ईसनोफिल्स को एक्टिवेट करता है अगेंस्ट द हेलमिंथिक इंफेक्शंस और हिस्टामीन प्रोड्यूस करवाता है किनसे, फ्रॉम द बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। तो जो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स है उनसे प्रोड्यूस करवाता है हिस्टामीन, एलर्जिक रिएक्शन करवाता है और ईसनोफिल सेल्स को एक्टिवेट करता है किसके खिलाफ, हेलमिंथिक इंफेक्शन के खिलाफ, यानी कि जब बॉडी में वर्म्स का इंफेक्शन होता है। दैट वाज ऑल अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी। So by this we have completed the structure of antigen, antibody, their function and their types, और उन types के detailed function। अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट है इसमें छोटा सा, दैट इज, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगा,
प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स and secondary immune response. प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, और इसमें हमें पहला पॉइंट जो स्टडी करना है दैट इज एनकाउंटर. सो फर्स्ट हम देखेंगे एनकाउंटर विद एंटीजन. एंटीजन के साथ क्या एनकाउंटर होगा. इसके लिए मुझे एक ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखिए ग्राफ. यहां से है एंटीबॉडी और यहां से मैं लिखता हूं डेज. सपोज बॉडी में एक एंटीजन दाखिल हुआ, अंडरस्टैंड कीजिए, बॉडी में एंटीजन दाखिल हुआ, तो जो पहला एंटीबॉडी बनता है वो कौन होता है. देखिए एंटीबॉडी जो बना वो है इम्यूनोग्लोबिन एम. इम्यूनोग्लोबिन, तो जब पहली बार एंटीजन दाखिल हुआ तो जो पहला एंटीबॉडी दाखिल हुआ वो कौन था, एंटीबॉडी एम. तो प्राइमरी रेस्पॉन्स पहले हम किसे कहते हैं. प्राइमरी रेस्पॉन्स मीन जब पहली बार बॉडी में एंटीजन आ गया, पहली बार फर्स्ट, तो जो पहला एनकाउंटर होता है उस वक्त कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा. तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है इसमें जो है ये फर्स्ट रेस्पॉन्स है, इट इज फर्स्ट एनकाउंटर. प्राइमरी रेस्पॉन्स मीन्स फर्स्ट एनकाउंटर और सेकेंडरी मीन्स सेकंड एनकाउंटर. यानी कि जो पहला एनकाउंटर है, जो फर्स्ट, जब पहली बार एंटीजन आएगा उसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. उसके बाद जब दूसरी बार यही एंटीजन बॉडी में दाखिल होगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. तो पहले एनकाउंटर में यानी कि पहला एंटीजन जब बॉडी में दाखिल होगा प्राइमरी रेस्पॉन्स, जब यही एंटीजन दूसरी बार बॉडी में दाखिल होगा इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. सेकेंड, कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, विच एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रेस्पॉन्स. तो मैंने यहां पे लिखवाया है इट्स इम्यूनोग्लोबिन एम. ठीक है. अब जब इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोड्यूस हुआ, ध्यान से देखिए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. ग्राफ को चेक कीजिए, पहला कौन प्रोड्यूस हुआ, इम्यूनोग्लोबिन एम, और उसका पीक वैल्यू होता है. आप देखिए पीक वैल्यू, प्राइमरी रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, फर्स्ट एनकाउंटर की बात कर रहा हूं. कुछ टाइम के बाद ही इमीडिएटली दूसरा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन जी. यानी कि जब एंटीजन बॉडी में दाखिल हुआ तो सबसे पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है दैट्स इम्यूनोग्लोबिन एम. फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन यानी कि जब सिम्टम्स नमूदार होते हैं तो जो एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस होता है दूसरा वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन जी. तो जो सेकंड इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन जी. तो पहला कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन एम, उसके बाद कौन सा, इम्यूनोग्लोबिन जी. क्लियर. नाउ अब हम सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स की बात करेंगे. सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स, ये ध्यान से. उसके बाद जब दूसरी बार एंटीजन फिर से बॉडी में दाखिल होता है तो आप देखिए इम्यूनोग्लोबिन जी का जो वैल्यू है, जो पीक लेवल है वो कहां तक राइज हो जाता है. यही देखिए, ये है इसका राइज. और जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन एम है इसका लेवल देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए. यह है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, यह है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में जो पीक है वो किसका है, इम्यूनोग्लोबिन एम का. और दूसरा कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी. सो मैं यहां पे लिखता हूं ये पहला और ये दूसरा. लेकिन यहां देखिए जो सबसे पहला है वो कौन सा है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बात, इम्यूनोग्लोबिन जी. और दूसरा कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन एम. तो यहां पे इम्यूनोग्लोबिन जी का पीक ज्यादा है एंड इम्यूनोग्लोबिन एम का कम है. ठीक है, ये आ गया एंटीबॉडी. थर्ड हम देखेंगे
जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, जो प्राइमरी, इसमें देखिए यहां पे रिएक्शन जो है वो स्लो होती है, रेस्पॉन्स जो है प्राइमरी रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स जो है ये स्लो होता है, यानी कि इतना एक्टिव नहीं है, तेज नहीं है। आप देखिए पीक, दोनों पीक को कंपेयर कीजिए, तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में तो जो रेस्पॉन्स वो स्लो होता है, और इसमें जो है रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में जो रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल स्लो होता है, स्लगिश होता है, लेजी होता है। इसलिए आपको जब कभी बॉडी में इंफेक्शन होता है, एंटीजन आ जाता है, तो वो एंटीजन टाइम, हमें टाइम लगता है ठीक होने में, हफ्ता, 1.5 हफ्ता या इवन उससे भी ज्यादा टाइम लगता है हमें ठीक होने में, क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना उनके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, और उस एंटीजन को एलिमिनेट कराना। उसके बाद फोर्थ वन, टाइटर। यह टाइटर मींस कि कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा होता है। आप देखें पहले वाली इम्यून रेस्पॉन्स में सबसे ज्यादा कौन है, इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है, तो वी कैन राइट हियर इम्यूनोग्लोबिन एम सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां देखिए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा है, कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा है, वो कौन सा यहां देखिए प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में इम्यूनोग्लोबिन एम ज्यादा है, तो यहां पे कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है। सो ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स किसे हम बोलते हैं, जब पहली बार बॉडी में एंटीजन दाखिल होगा, इसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। जब यही एंटीजन बॉडी में दूसरी बार फिर से एंटर होगा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा जब पहली बार एंटीजन दाखिल होता है, पहले बार प्रोड्यूस होता है इम्यूनोग्लोबिन एम, और उसके बाद कौन, इम्यूनोग्लोबिन जी। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में पहली बार कौन एंटीबॉडी बनता है, इम्यूनोग्लोबिन जी, और उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन एम। थर्ड, इम्यून रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स स्लो होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है इसमें टाइम लगता है मेमोरी सेल्स बनने में, लेकिन या एंटीबॉडीज बनने में। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होते हैं, ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होते हैं, द मूवमेंट एंटीजन एंटर्स उसी वक्त रिएक्शन हो जाती है, इसलिए ये फास्ट होता है। टाइट्रेशन, यानी कि कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होता है इसमें प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में, पहला इम्यूनोग्लोबिन जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट्स इम्यूनोग्लोबिन एम। लेकिन आप यहां देखिए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है वो कौन होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी। इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करके ध्यान से देखिए कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में इम्यूनोग्लोबिन जी का लेवल ज्यादा है और यहां पे इम्यूनोग्लोबिन एम का लेवल ज्यादा है। सो बाय दिस वी हैव, आज की क्लास में हमने एंटीजन का स्ट्रक्चर पढ़ा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पढ़े, फिर हमने डिटेल में पढ़ा कि सारे टाइप्स के एंटीबॉडीज के फंक्शन, उनका रिएक्शन कैसे करते हैं वो, और उसके बाद हमने पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, यानी कि किस तरह वो काम करते हैं, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बाय कंपेयरिंग इन द टैबुलॉइड फॉर्म। तो आज की क्लास में हमने ये सब चीजें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैसिव रिस्पॉन्स या पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, और उसमें हम पढ़ेंगे एलर्जिक रिएक्शन के बारे में, किस तरह बॉडी में एलर्जी हो जाती है, उसमें हम ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये एक इसके बाद एक आखिरी क्लास है इस इम्यून सिस्टम की, एक और वीडियो है इस इम्यून सिस्टम की, तो वो कंप्लीट हो जाएगा सारा इम्यूनोलॉजी। उसके बाद हमारे से 2 ही लेक्चर रहते हैं ड्रग एडिक्शन के, जिसमें हम ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग और अल्कोहलिक एडिक्शन पढ़ेंगे। तो बाय दिस उससे ये सारा जो है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।